हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बोला था कि अगला टॉपिक हमारा होगा SN1 और SN2, है ना। तो ये वीडियो मैं SN1 SN2 के लिए लेके आया हूँ। देखो, आज वाले वीडियो में हम SN1 SN2 को उतना आसानी से समझेंगे, जितना कठिन समझते हैं SN1 SN2 रिएक्शन को उतना कठिन नहीं होता है। होता क्या है कि उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं या कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से पता नहीं होती, जिसकी वजह से वो हमें बहुत टफ लगता है। या तो हमने 11th में पढ़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हमें टफ सा लगता है। तो आज हम इतनी आसान भाषा में उसे समझाने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ SN1 SN2 आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत SN1 और SN2 रिएक्शंस में पड़ेंगी, है ना। तो रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो सबसे पहले यहीं से बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिक क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक कहाँ से वर्ड आया। सब्स्टिट्यूशन आप लोग पहले से जानते हैं। प्रतिस्थापन अपक्रिया आपने पढ़ी थी, मीथेन की क्रिया Cl2 से कराते थे, तो वहाँ से हाइड्रोजन हटता था और Cl आ जाता था। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड फ्यूजन। एक वर्ड होता है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है बच्चों। बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन क्या है? देखो, बॉन्ड फ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं बंध विदलन। विदलन केमिस्ट्री भाषा में विदलन बोलते हैं। इसको बंध का टूटना है ना। बॉन्ड कैसे टूटता है? तो बॉन्ड टूटने की दो संभावनाएं होती है। नंबर एक, होमोलिटिक। होमोलिटिक, है ना। बॉन्ड फ्यूजन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, बॉन्ड फ्यूजन। इसको हम लोग बोलते हैं समांसी। समांसी बंध वितरण, है ना। बंध वितरण, वितरण का मतलब होता है टूटना। अब समांसी बंध वितरण कैसे होता है, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं दोनों, उसके बाद में डिस्कस करूंगा एक एक करके। देखो, दूसरा होता है बच्चों विसमांसी, यानी कि हेट्रोलेटिक। हेट्रोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन, शॉर्ट में BF लिख देता हूं मैं। हेट्रोलेटिक, इसका मतलब होता है विसमांसी। विसमांसी बंध वितरण, ठीक है। तो बॉन्ड फ्यूजन कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का, एक समांसी और एक विसमांसी। अब बात आती है समांसी कब होगा और विसमांसी कब होगा। तो देखो, होता क्या है बॉन्ड फ्यूजन, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं एक। जैसे मेरे पास है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये पहले Cl2 मॉलिक्यूल रहा हुआ, है ना। सहसंयोजी बंध बना है दोनों के बीच। तो सीधी सी बात है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ होगा। जैसे मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl का, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl का, ये दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में। अगर बॉन्ड टूटा, कैसे टूटा? इस वाले Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसे हाफ एरो द्वारा शो करते हैं हम लोग, ठीक है। और इस वाले Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना। किसी ने इलेक्ट्रॉन को छीना नहीं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ऐसे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस वाले Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और प्लस दूसरे वाले Cl के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो शेयरिंग करी थी उसको लेके अलग हो गए। तो अब ये जो बने हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इनको? फ्री रेडिकल। हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक। जिन लोगों ने 11th में पढ़ा है उनको पता होगा फ्री रेडिकल कैसे बनता है, बॉन्ड फ्यूजन। तो इस प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपना अपना लेके अलग हो जाएं, है ना। तो इस प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन को बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं होमोलाइसिस। होमो, क्या बोलते हैं इसको? होमोलाइसिस, है ना। तो इसमें होमोलाइसिस हुआ है, तो समझ में आया होगा बॉन्ड फ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, अगर ये रिएक्शन, ये वाला जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन और Cl के बीच बना होता, सपोज करो, है ना। इस केस में क्या होता? इनके पास भी दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है। अब पता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता दोनों की अलग अलग है। विद्युत ऋणात्मकता बच्चों क्या होती है? सहसंयोजी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता,
साजिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कोवेलेंट बॉन्ड के सहज दोनों इलेक्ट्रॉन ये हैं, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेता है? पूरे एरो देखिए Cl इनको खींच लेता है, तो इस प्रकार से बॉन्ड टूट सकता है। इस प्रकार से अगर बॉन्ड टूटेगा कि साझी के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया है बच्चों? Cl। तो अब इस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो आएगा इसके ऊपर प्लस, दूसरा Cl के ऊपर आएगा बच्चों माइनस। ठीक है, तो ये तो बनाएगा प्लस और ये बनाएगा माइनस। तो क्या ये फ्री रेडिकल है? नहीं, इसमें बनते हैं आयंस। क्या बनते हैं बच्चों? आयंस। अब दो आयन बने हैं तो दोनों फ्री रेडिकल तो है नहीं, इन दोनों के नाम है अलग अलग। इसमें क्या है? प्लस है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये ECTRO इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है नहीं इसको, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? नाभिक पर कैसा चार्ज होता है? प्लस, तो ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफाइल। अब बात आती है सर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं? अगर मैं इनको पार्ट में तोड़ूं, समझना चाहता हूं, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल दो चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन लविंग रीजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग रीजेंट यानी कि ऐसे रीजेंट, ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग रीजेंट। क्यों है ये? क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बोल देंगे न्यूक्लियस लविंग रीजेंट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नाभिक स्नेही। ठीक है, तो नाभिक स्नेही। तो आपको समझ में आया होगा ये कैसा है बॉन्ड फ्यूजन? हेट्रोलाइसिस। कैसा बॉन्ड फ्यूजन है? हेट्रोलेटिक। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके अलग हो जाते हैं तो क्या बनता है? फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त मूलक। और अगर सहसंयोजी बंध के साझी के इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु ले जाता है जिसकी विद्युदात्मकता ज्यादा है, तो क्या बनेगा? एक बनेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरा बनेगा नाभिक स्नेही। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये वर्ड SN1 SN2 में यूज होगा, न्यूक्लियोफाइल आपको सुनने को मिलेगा, तो आपको यहां से पता चल जाएगा न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं। ठीक है, अच्छा अगला वर्ड आपको क्या सुनने को मिलेगा? अगला वर्ड आपको सुनने को मिलेगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन। हिंदी में बोलते हैं इसको कार्बो धनायन। कार्बो धनायन। अब ये क्या है कार्बो धनायन? तो देखो, अगर मेरे पास होता C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहां पर Cl के साथ सहसंयोजी बॉन्ड बना होता, ठीक है, उस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या होता? यहां पर साझे वाले इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ले जाता तो क्या होता? हेट्रोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन, यानी कि हेट्रोलाइसिस। क्या होता बच्चों? हेट्रोलाइसिस। बनता क्या? यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और इस पर आ जाता प्लस और Cl के ऊपर आ जाता माइनस। ठीक है, तो वैसे ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर कार्बन के ऊपर प्लस आता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोधनायन। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोधनायन। ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये बात भी आपके समझ में आई होगी। अच्छा, एक टॉपिक और इसमें आता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की बातें समझ में आई, ये बातें समझना बहुत जरूरी है, इनके बिना SN1 SN2 समझ में नहीं आएगी। अगर फ्री रेडिकल नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, है ना। न्यूक्लियोफाइल से ही ये वर्ड बन के आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आगे चलते हैं जरा इसमें, देखो ये कार्बोकैटायन हो गया। अब दूसरी चीज और है, हम देख लेते हैं क्या, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, सर ये क्या है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी? देखो, कार्बोकैटायन का यानी कार्बोधनायन
है ना, धनायन का स्थायित्व, क्या लिखना है, स्थायित्व, कार्बो धनायन का क्या देखना है, स्थायित्व। अब देखो ध्यान से समझो कि अगर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस कार्बन के पास, ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर प्लस है, दूसरी कंडीशन, एक कार्बन के दो संयोजकताएं हाइड्रोजन से जुड़ी हुई हैं और एक संयोजकता CH3 यानी कि कार्बन से जुड़ी हुई है, दूसरी कंडीशन, ऐसे करके। तीसरा है कि ऐसा कार्बन है जिसकी 2 संयोजकताएं कार्बन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, और एक संयोजकता किससे, हाइड्रोजन पर, और इस पर प्लस है, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन ये है कि ऐसा कार्बन है जिसकी तीनों संयोजकताएं कार्बन से जुड़ी हैं और उसके बाद इस पर यहां पर क्या है, प्लस। तो तीनों ही कार्बोधनाइन है, कार्बन पे प्लस है, ये तो समझ में आया सबको, तीनों कार्बोधनाइन है। बात आती है सबसे स्टेबल कार्बोधनाइन कौन सा है इसमें, तो देखो अगर इस कार्बन को कोई प्रॉब्लम है तो शेयर किसको करेगा, कार्बन को, यहां पर कोई कार्बन नहीं है तो शेयरिंग में प्रॉब्लम है इसको। यहां पर इस कार्बन को शेयर करने के लिए दूसरा कार्बन है यहां पर उपस्थित है, तो इससे ये स्टेबल होगा क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम कार्बन कार्बन को शेयर कर सकता है। तीसरी कंडीशन है कि यहां पर इस कार्बन के पास 2 कार्बन पहले से उपलब्ध है, तो यहां पर शेयरिंग, अगर इस कार्बन को कोई प्रॉब्लम है तो ये इस कार्बन को शेयर कर सकता है, इस कार्बन को भी शेयर कर सकता है। कार्बन अपनी प्रॉब्लम हाइड्रोजन को शेयर नहीं करता है, तो उस कंडीशन में इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला हुआ। इस वाले कार्बन के पास 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसकी शेयरिंग का चांस कितना है, ये कार्बन एक इसको कर सकता है, एक इसको कर सकता है, एक इसको कर सकता है, तो इस वाली कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला। तो अब इसको हम डिग्री के अकॉर्डिंग समझते हैं, डिग्री कैसे, अगर 3 कार्बन है तो इससे हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, इस वाले को हम बोलेंगे 2 डिग्री, इस वाले को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, और इस वाले को हम लोग बोलेंगे मैथिल या मिथाइल, क्या बोलेंगे इसको, मैथिल, ठीक है। तो ये टॉपिक भी फिनिश हो गया आपका कि कार्बोधनाइन का स्थायित्व कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री वाला, उससे कम 2 डिग्री वाला, उससे कम 1 डिग्री वाला, और सबसे कम कौन सा है, मैथिल। तो ये सब चीज़ें, ये जो मैंने बातें बताई हैं, इनकी ज़रूरत आपको SN1 SN2 में पड़ेगी, तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी था कि SN1 SN2 में क्या होगा, है ना। तो ये सब बातें समझनी जरूरी थी। अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं, छोटी सी बात है, उसको समझ लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। देखो क्या समझना है, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। एक वर्ड आएगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, है ना। फिर आप लोग वहां बोलोगे सर ये रीअरेंजमेंट कौन सी बीमारी है, इसको यहां क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अगर इस वाले साझे के इलेक्ट्रॉन को दोनों को ले गया है क्लोरीन, बॉन्ड फ्यूजन हुआ है और बना क्या है, देखो बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर आया है प्लस और यहां पर आया है Cl माइनस, ठीक है। कैसा बॉन्ड फ्यूजन हुआ है, हेट्रोलेटिक, टूट गया ये बॉन्ड, है ना। अब टूटने के बाद होगा क्या, देखो समझने वाली बात क्या है, अगर ये टूटा है तो इसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। ये क्या बीमारी सर, रीअरेंजमेंट कैसे होता है, देखो मैं चेक करता हूं, ये कैसा कार्बन है 1 डिग्री, ये वाला कैसा कार्बन है 1 डिग्री, ये वाला कैसा कार्बन है 2 डिग्री, देखो इधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है, 2 डिग्री है। तो अब दोनों कार्बोकैटायन में स्टेबल कार्बोकैटायन कब हो सकता है, जब ये 2 डिग्री हो, समझ में आ रही बात कि नहीं, है ना। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर कार्बोकैटायन बना है, बेचारे का ब्रेकअप हुआ है, अब वो बहुत परेशान है, तो क्या चाहता है वो 3 डिग्री मिल जाए मुझे, कैसा डिग्री मिल जाए 3 डिग्री, और उसे 3 डिग्री मिल जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, जैसे ये वाला मिल जाएगा तो, है ना, ये वाला मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। अब 3 डिग्री तो है नहीं वहाँ पे, है ना, वहाँ पर 3 डिग्री नहीं है, लेकिन इसके पास संभावना ये है कि 2 डिग्री पर ये हो सकता है। अगर हो सकता है तो इस कंडीशन में होगा रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, क्या होगा बच्चों, पुनर्विन्यास,
है ना। होगा क्या, यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और यहाँ से प्लस इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पर आ जाएगा प्लस। तो अब ये कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, कैसा है ये, 2 डिग्री। अब देखो रीअरेंजमेंट क्यों होता है, तो ये समझने वाली बात है। स्टेबिलिटी हासिल करने के चक्कर में कार्बोकैटायन अपनी पोजीशन को चेंज करता है, और पोजीशन चेंज करना ही क्या कहलाता है, रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास कहलाता है। अगर उसे 3 डिग्री मिल जाता तो 3 डिग्री पे चला जाता, 3 डिग्री उसको मिला नहीं, तो उसने क्या करा, 1 डिग्री पर ट्रांसफर कर दिया अपना प्लस, और वहां से हाइड्रोजन कहाँ पहुंच गया, उसके स्थान पर हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दिया। तो अगर कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। ये अलग बात है कि उसके पास 1 डिग्री कार्बन के अलावा 2 डिग्री कार्बन नहीं है। जैसे सपोज करो अगर उसके पास CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके पर प्लस है, तो अब ये 2 डिग्री बना नहीं सकता है, तो इसकी मजबूरी है कि 1 डिग्री पर ही ये रहेगा, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन कार्बोकैटायन अगर बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो बात समझ में आया रीअरेंजमेंट कैसे होता है ना। अगर 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री में ट्रांसफर हो जाता, लेकिन 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में ट्रांसफर हो गया। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले बॉन्ड फ्यूजन कैसे होता है। अगर क्लोरीन के साथ सहसंयोजी बंध बना रहा है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो फ्री रेडिकल आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद क्या होता है, अगर हेट्रोरेटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कम है, तो एक में इलेक्ट्रोफाइल बनता है, एक में न्यूक्लियोफाइल बनता है। अगर प्लस है इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल, माइनस है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों ने समझा कार्बोधनाइन, है ना। कार्बोधनाइन क्या होते हैं, कार्बोकैटाइन क्या होते हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने समझा कि CH3 के साथ अगर Cl जुड़ा हुआ है और साझी के इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ चले जाते हैं, Cl के पास, तो Cl बनाता है नेगेटिव और कार्बन पर प्लस आता है। जैसे ही कार्बन पर प्लस आता है तो उसे हम बोलते हैं कार्बोधनाइन, ये कार्बोकैटाइन बोलते हैं उसको, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का क्रम क्या रहता है। तो अगर कार्बन तीन कार्बन की बची हुई 3 संयुक्तें हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं तो उसे मैथिल बोलते हैं। सबसे कम स्टेबल होता है ये, क्यों, हम ऐसे समझ सकते हैं कार्बन को कोई प्रॉब्लम अगर है तो कार्बन अपनी प्रॉब्लम किसको शेयर करेगा बच्चों, कार्बन को, किसी और को नहीं बताएगा। अब यहाँ पर कोई कार्बन है नहीं तो प्रॉब्लम शेयर कर नहीं पाएगा, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कार्बन 2 है तो ये इसको शेयर कर सकता है, अपना मन हल्का कर ले, भाई कार्बन का ब्रेकअप कराया है ना आप लोगों ने, इसके साथ Cl से ब्रेकअप करा दिया, Cl बेचारा छोड़ के चला गया, कार्बन परेशान है। तो उस कंडीशन में कार्बन चाहता है कि मैं स्टेबिलिटी हासिल करूं। अब स्टेबिलिटी यहाँ तो हासिल कर नहीं सकता बेचारा, लेकिन हाँ अगर 2 कार्बन है तो ये क्या कर सकता है, इसमें स्टेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि कार्बन 2 है तो मान लो प्रॉब्लम सेल कर सकता है। हम ऐसे समझ सकते हैं इसको आराम से, है ना। एक स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात होती है वैसे तो। देखो इस कार्बन में 2 है तो ज़्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो यहाँ से समझ में आया, है ना, ये चीज़ें हमने समझ ली, तो आपको ये भी समझ में आया रीअरेंजमेंट होता कैसे है और क्यों होता है, ये भी आपको पता लगे, है ना। रीअरेंजमेंट क्या होता है, पुनर्विन्यास। आप बोलेंगे रीअरेंजमेंट सर क्या होता है, हम नहीं जानते हैं, तो आपको यहाँ से पता लग गया कि अगर कार्बोकैटायन ऐसा बनता है और वो हाइड्रोजन चेंज करके 3 डिग्री या 2 डिग्री में चेंज हो सकता है तो रीअरेंजमेंट करेगा, पुनर्विन्यास करेगा, और नहीं हो सकता तो रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, ठीक है। अब बच्चों आते हैं मेन टॉपिक पे। देखो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो होती क्या है जरा समझ लेते हैं। देखो मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है RH, ठीक है। RH की क्रिया मैंने कराई न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है, किसी न्यूक्लियोफाइल से कराई। होगा क्या, प्रतिस्थापन अपक्रिया है, सीधी सी बात है, ये हो जाएगी RNU, और क्या होगा बच्चों, X निकल जाएगा माइनस यहाँ से। ये रिएक्शन हो गया भाई प्रतिस्थापन वाला, ठीक है, ये समझ में आया होगा। इस रिएक्शन के होने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या है, देखो पहली पॉसिबिलिटी है SN1 रिएक्शन, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, RN शॉर्ट में लिख देते हैं रिएक्शन को। एक तरीका है कि SN1 से हो सकती है, दूसरा तरीका है कि SN2 से हो सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 वाला रिएक्शन, ठीक है बच्चों। SN1 क्या है और SN2 क्या है। तो यहाँ से आप ये तो समझ ही चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो N और S क्या है, SN क्या है ना। तो अब देखो हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं SN1, क्या लगाते हैं हम लोग, SN1 रिएक्शन। लिखने का स्टाइल यही रहेगा, रिएक्शन, ठीक है।
अब सबसे पहले समझते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर एक आया है तो इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, है ना। एस आया है तो यूनिमोलिकुलर, एन आया है तो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, है ना। एस आया है तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन, ये इसका पूरा नाम है। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है एक, और न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल कराएगा, देखो न्यूक्लियोफाइल करा रहा है एनयू, न्यूक्लियोफिलिक, और सब्स्टिट्यूशन माने प्रतिस्थापन हो रहा है इसमें, और रिएक्शन तो रिएक्शन है ही, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, एक अड़ुक, एक अड़ुक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अड़ुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये होती है इसकी फॉर्म। तो ठीक है, सबसे पहले हमने ये क्लियर कर लिया। अब देखो होता क्या है इसमें, है ना। जैसे सबसे पहले मैंने क्या करा, आर एक्स लिया, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, हिंदी में लिख लेना, आप हिंदी में लिख लेना। और एल्काइल हैलाइड को किसी सॉल्वेंट की उपस्थिति में मैंने क्या करा, इसको तोड़ दिया, इसने बनाया आर प्लस और यहां से बनाया आर एक्स माइनस, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको तोड़ दिया, ब्रेकअप कराया। ब्रेकअप हुआ कैसे बच्चों, हुआ ऐसे कि साझी के दोनों इलेक्ट्रॉन थे, उसको कौन ले गया, एक्स, और एक्स ने क्या बना लिया बच्चों, माइनस, और कार्बन ने क्या बना लिया, प्लस, ठीक है। ब्रेक करा दिया, पहली पॉसिबिलिटी। अब किसी का ब्रेकअप कराओगे तो इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगा, तो प्रोसेस कितना होगा, बहुत स्लो स्लो, कोई रोएगा कोई चिल्लाएगा, है ना, तो प्रोसेस कैसा होगा, स्लो। तो पहला स्टेप में क्या होता है कि आर और एक्स एल्काइल हैलाइड बॉन्ड तोड़ा, कैसा फ्यूजन हुआ, हेट्रोलाइटिक, साझी इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, एक्स, और आर प्लस बन गया। तो आर प्लस अगर बनेगा तो उसको हम बोलेंगे कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन, ठीक है, ये कार्बोकैटाइन हमारा बन गया। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, अब कार्बोकैटाइन बन गया है तो ये स्टेबिलिटी की कोशिश करेगा, स्टेबिलिटी मिल जाए इसको। अब मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, स्टेबिलिटी बनने की कोशिश करेगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल था हमारा एनयू, ये वाला एनयू, तो देखो क्या करेगा, आर प्लस, न्यूक्लियोफाइल यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल्स के साथ जुड़ जाएगा, ये रिएक्शन होगा फास्ट। कैसा होगा ये रिएक्शन, फास्ट, यानी क्या हो जाएगा, आर एन यू, ये बन जाएगा। तो आपको समझ में आया कि इस प्रकार की रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहते हैं। क्यों, रिएक्शन किसने स्टार्ट करवाई, केवल एल्काइल हैलाइड ने। कितने मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया, सिर्फ एक ने, ठीक है। तो अब क्रिया का वेग किस पे डिपेंड करेगा, केवल एक मॉलिक्यूल पे, RX पे। स्टार्ट तो इसने करवाई ना एल्काइल हैलाइड ने। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलेंगे SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, पहले ब्रेकअप कराया, उसके बाद मैंने दूसरी न्यूक्लियोफाइल से अटैचमेंट कराया। अब कार्बोकैटायन का ब्रेकअप कराओगे तो स्टेबिलिटी के लिए परेशान तो रहेगा ना, वो स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करेगा, तो क्या है, पॉसिबिलिटी है उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। डिपेंड करता है 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन उसमें है या फिर नहीं है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन फास्ट होती है और ये वाली रिएक्शन क्या होती है, स्लो। तो ये स्टेप कैसा है हमारा बच्चों, फर्स्ट, और ये स्टेप कैसा है, सेकंड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कैसे है। तो पहले क्या, इस वाले स्टेप को हम लोग RDS भी बोलते हैं, इस वाले स्टेप को हम लोग बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप, यानी कि अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कौन करेगा, ये वाला स्टेप अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। पहले दोनों को होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन करो, एक प्लस बना दो एक माइनस बना दो, तो क्या होगा, ऐसे करके ये आराम से हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है कि R प्लस है और न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ गया, भैया पहले तोड़ोगे नहीं तो जोड़ोगे कैसे। तो ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल था बेचारा, वीक एक न्यूक्लियोफाइल है, इसने कहा पहले ब्रेकअप कराओ उसके बाद मैं जुड़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं जुड़ूंगा। तो बॉन्ड को तोड़ा गया तो क्या हुआ, प्रोसेस शुरू। भाई किसी को तोड़ोगे तो बड़े आराम से टूटेगा बेचारा, इधर वो रोएगा इधर वो रोएगा, है ना।
तो बात समझ में आई होगी। अब देखो इसके बाद में मैं कंडीशंस लिखता हूँ ना, कुछ शर्तें, क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसमें। देखो नंबर 1 है ना, इसकी कंडीशंस नंबर 1 मैं नंबर 1 पे लिखता हूँ SN1 दो पदों में होने वाली अभिक्रिया है ना, होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, कितने पद होते हैं इसमें, 2 स्टेप होते हैं, ये हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पर मैं लिखता हूं SN1 में प्रथम पद स्लो तथा द्वितीय पद तीव्र होता है। तीव्र को बोलते हैं हम लोग फास्ट होता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं। नंबर 3 SN1 में कार्बो धनायन बनता है। क्या बनता है, SN1 में कार्बो धनायन बनता है। नंबर 4 SN1 में कार्बो धनायन बनने के कारण रीअरेंजमेंट, या हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज रहती है। ठीक है, नंबर 5 अभिक्रिया का वेग बराबर, कितने आप भाग लिया था, RX ने, एक मॉलिक्यूल था, है ना। तो अभिक्रिया का वेग मैं कैसे लिख सकता हूं, RX डिपेंड करता है, केवल एक अभिकारक पर डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ये तो क्लियर है। SN1 का पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। SN1 में कार्बो धनायन बनता है। क्या बनता है, कार्बो धनायन। SN1 में कार्बो धनायन बनने के कारण पुनर्विन्यास की संभावना रहती है। ठीक है, अब क्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है, इस पर। नंबर 6 पे मैं लिख सकता हूँ अब SN1 रिएक्शन की आणविकता एक होती है, आणविकता एक तथा ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर तथा कोटि भी एक होती है। अब क्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है, केवल एक मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि SN1 रिएक्शन में आणविकता कितनी होती है, एक, तथा अपक्रिया की कोटि भी कितनी होती है, एक, ये बोल सकता हूँ। नंबर 7 SN1 में, है ना, न्यूक्लियोफाइल पश्च, ये बैक है ना, पीछे व आगे दोनों तरफ से अटैक या आक्रमण, है ना, अटैक बोलो या फिर क्या बोल दो, आक्रमण कर सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, सुनो, यहां समझने वाली बात है। बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपने, कार्बोकैटायन बना दिया ना, इधर कोई रिपल्सन फोर्स लग रहा है ना इधर, चाहे ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करे चाहे ये न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करे, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा, RX दिया है तो इस पर डिपेंड करेगा। अब करिएगा भाई किस पे डिपेंड करता है, तो ये होता है सब कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखता हूँ कि SN1 दो में पदों में होती है, तो ये ठीक है, कार्बोधनायन बनता है, तो ये पॉसिबिलिटीज रहती है। अच्छा, नंबर 8 पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसके बारे में, आपको जितने पॉइंट याद हों आप उतना कर लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है बहुत सारा याद करने की।
तो SN1 में फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप RDS होता है। RDS का मतलब होता है अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। RDS होता है, क्या होता है? RDS होता है। नंबर 9 है ना, नंबर 9 पे मैं लिख सकता हूँ, नंबर 9 है, वो पेज फिल हो गया था। SN1 में RX की क्रिया का क्रम है ना, रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है ना, क्रम इंग्लिश में लेना, रेट ऑफ रिएक्शन ले सकते हो, है ना, निम्न होता है। होता कैसा है जरा समझते हैं। देखो निम्न होता है, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कहाँ गया वो पेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो अब चलो मुझे नहीं मिल रहा कहाँ गया वो, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कैसे होता है। देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, SN1 में कार्बोकैटायन का ब्रेकअप सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, ठीक है। उससे कम स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री। उससे कम स्टेबल कौन होगा, 1 डिग्री। और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, CH3+ है ना, मैथिल कार्बोकैटायन। कौन सा कम होगा, सबसे कम होगा CH3+ मैथिल कार्बोकैटायन। तो ये आपके 9 पॉइंट मैंने बताए हैं लगभग। अब इसमें और भी पॉइंट बढ़ सकते हैं, आप बनाना चाहो तो, है ना, तो ये बढ़ सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम होता है। एक अणु नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसमें समझना क्या है, RX है मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन का ब्रेकअप हुआ, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन ने क्या करा, प्लस बनाया, और बहुत परेशान है बेचारा, है ना। परेशान होने की वजह से वो रीअरेंजमेंट करता है, और रीअरेंजमेंट में क्या चाहता है वो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल जाएगा, 3 डिग्री नहीं मिलेगा तो 2 डिग्री मिल जाए, और जब 2 डिग्री भी नहीं मिलेगा तो 1 डिग्री पर वही रहेगा, है ना। तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। देखो मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं, आप इसको देख सकते हो और आप इसको नोट भी कर सकते हो एक एक करके, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या था 9 नंबर पे, ये है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अगला नंबर आता है कि अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, ये वाली रिएक्शन हमारी हो चुकी है SN1। देखो अगली बारी हम करते हैं SN2, है ना, SN2, SN2 रिएक्शन। कुछ चेंज नहीं करना है ना। SN2 रिएक्शन में क्या करना है हमें, इसमें यूनिमोलिकुलर लिखा था, तो यूनि की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, केवल बाई हो जाएगा, बाई, है ना। यूनिमोलिकुलर की जगह क्या हो जाएगा, बाई मोलिकुलर। देखो बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यूनिमोलिकुलर क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वि अणुक नाभिक स्नेही है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यह हो गया आपका हिंदी में, ठीक है। द्वि अणुक का मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे। अब देखो करना क्या है, देखो समझो बात को। यहाँ पर क्या करा हमने, वहाँ पर कंडीशन थी, देखो यहाँ पर क्या करा कि RX, ये है RX, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि RX बॉन्ड तोड़ दे, लेकिन हुआ क्या, RX ने बॉन्ड नहीं तोड़ा, और न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग, और वो अटैक करने के लिए है तैयार, ठीक है। क्या करेगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा फ्रंट से, इधर से। ये चाहेगा मैं यहाँ से अटैक करूँ, लेकिन यहाँ से अटैक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर X पहले से प्रेजेंट है। उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जाके कहाँ से बच्चों, बैक साइड से, पीछे से, ठीक है। X निकला नहीं और इसने यहाँ पर अटैक कर दिया। तो अब देखो केस कैसा बनेगा, जरा ध्यान से समझना।
यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कुछ ऐसा केस बनेगा, देखो आर एक्स और ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और इधर जुड़ गया आपका NU, ठीक, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, ये ऐसा केस बन गया। कार्बोकैटायन नहीं बना और न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग था कि न्यूक्लियोफाइल ने आगे से अटैक न कर पाने के कारण न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक इस पर कर दिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि आगे से एक्स ने अटैक करने नहीं दिया, ब्रेक करा नहीं इसने, पक्का आसिक है भाई, नहीं ब्रेकअप करता है ना। उस कंडीशन में अटैक कहां से करा दिया इसको, बैक साइड से। इसने कहा मैं स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हूं, आप मुझे अटैक करा दो, बॉन्ड बना दो, फिर मैं देखता हूं क्या होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि एक कार्बन से दोनों तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़े हुए हैं। अब बड़ा क्रिटिकल केस है, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ये बन गई संक्रमण अवस्था। अब आप बताओ निकलेगा कौन, कौन निकलेगा इसमें, ये या ये? भैया ये निकलेगा, फालतू के लोग क्या करते हैं, बाद में निकल जाते हैं। अगले स्टेप में क्या होने वाला है, देखो ये ऐसे और कुछ ऐसा दिखेगा, NU यहां पर आ जाएगा और R के साथ बॉन्ड बना लेगा और X निकल के कहां चले जाएंगे, बाहर। तो ये जो रिएक्शन है वो है SN2। क्या समझ में आया, समझो फिर समझ लेते हैं एक बार। देखो SN1 में क्या हुआ था बच्चों, हमने इससे कहा अलग हो जाओ, अच्छे बच्चे थे, अलग हो गए, ब्रेकअप कर लिया, हुआ धीमे धीमे पर बेचारों ने कर लिया। ठीक है, क्या बनाया इसने, कार्बोकैटायन, और इसने अपना अलग हो गया X माइनस, न्यूक्लियोफाइल था, वीक था, है ना। क्या करा फिर दोबारा, न्यूक्लियोफाइल आया, है ना। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्या ये न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, अटैक करा आगे, है ना। और अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है, क्या, चाहे आगे से अटैक करे और चाहे पीछे से अटैक करे। इसलिए मैंने इस पद में लिखा भी है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, SN1 में न्यूक्लियोफाइल पीछे और आगे दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, ठीक है। लेकिन SN2 में क्या है बच्चों, देखो SN2 में आगे से अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों, X लगा हुआ है, X इसका विरोध करेगा, दोनों न्यूक्लियोफाइल है। उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल भी अड़ियल है, क्या करेगा, वो पीछे से अटैक कर देगा। ये भी X हटा नहीं, इसने भी अटैक कर दिया, तो स्थिति फिर तो विकराल होनी है ही। ऐसी स्थिति जब एक चीज से दो न्यूक्लियोफाइल जुड़े हों, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। अब आप उम्मीद करिए कौन हटने वाला है दोनों में से, कमजोर होगा बेचारा, वो हट जाएगा। इसको तो जुड़वाया गया है ना रिएक्शन में, तो जुड़ गया, तो क्या हट गया, X हट गया और इस तरह का केस बन गया। देखो ये, तो उम्मीद है आपको रिएक्शन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब आपको लग क्या रहा है बच्चों, आपको लग रहा है 2 स्टेप रिएक्शन है, नहीं भैया, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। जब ऐसी वाली सिचुएशन होती है तो कोई नहीं बताता सिचुएशन ऐसी है, संवेदनशील स्थिति है, संक्रमण अवस्था है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं। अब जैसे कंडीशंस हमने उस वाले रिएक्शंस में लिखी थी, वैसे 7-8 पॉइंट इस वाले रिएक्शन में लिखने में SN2 में, तो कुछ समझ में आया SN1 SN2 क्या होती है ना। तो देखो नंबर वन, पहले नंबर पर मैं क्या लिखूंगा, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन एक पद में होने वाली अभिक्रिया है, एक पद में होने वाली अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो जाती है। नंबर 2 है ना, इसमें बोलते हैं प्रथम पद स्लो होता है या फास्ट होता है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। उसमें क्या बनता है, कार्बोधनाइन। अब देखो इसमें कार्बोधनाइन तो नहीं बनना बच्चों, इसमें क्या बनता है, SN2 रिएक्शन में
संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। कार्बोधनायन नहीं बनता है, क्या बनती है? संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट का कोई मतलब ही नहीं आता इसमें। नंबर 3, अभिक्रिया का वेग। नंबर 3, अभिक्रिया, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, अभिक्रिया का वेग, वेग लिखो या इसको लिख दो दर। ठीक है, बराबर। अब देखो इस रिएक्शन को कितने लोगों ने स्टार्ट कराया? 1 और 1 2। तो अभिक्रिया का वेग की वेग स्थिरांक ऑफ, यहाँ पर लिख दो आप लोग क्या, ये अटैक पीछे से करेगा, ये याद रखना बच्चों। ये कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से, बैक साइड से। ओके, अभिक्रिया का वेग Rx और किस पे? Nu माइनस, है ना। कुछ लोग इसको लिखने से पहले कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं रिएक्शन के, Nu को लिखेंगे आगे और Rx को लिखेंगे पीछे। ठीक है, तो रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसी भी बात नहीं है, दोनों रिएक्शन सही हैं पीछे से। पर याद रखना अटैक कहाँ से करता है? हमेशा ये पीछे से अटैक करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो ये होगा, अब क्रिया का वेग क्या करेगा? ये पावर और ये पावर, एक एक पावर कितनी होगी? 2। तो नंबर 4 पे मैं क्या लिखूंगा? नंबर 4 पे लिखूंगा कि SN2 रिएक्शन में है ना, आणविकता कितनी होगी? 1 और 1 2, 2 तथा कोटि, है ना, दोनों पे डिपेंड करती है। अब क्रिया का वेग दोनों पे डिपेंड करता है, तो कोटि भी क्या होगी? कोटि भी 2 होगी। कितनी होगी? 2। ये भी समझ में आया। अगला नंबर 5, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता था? उसमें दोनों तरफ से। ठीक है, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? नाभिक स्नेही। ठीक है, पीछे से आक्रमण करता है, ठीक है, तो ये भी समझ में आया। तो कितने पॉइंट हो गए? 5। उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, इसमें और लिखते हैं। नंबर 6 पे आते हैं, कहाँ से करता है? पीछे से आक्रमण करता है, ये भी लिख सकते हैं 5। नंबर 6 पर आता है कि उसमें क्रम क्या होता था? SN1 का SN2 का। देखो उसमें क्रम क्या होता था, इसका उल्टा कर देना है हमको। ये क्रम रहता था उसमें, देखो ये वाला, है ना, ये वाला क्रम। SN1 में Rx की क्रिया का क्रम निम्न होता था, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पर बच्चों, SN2 में Rx है की क्रिया का निम्न क्रम होता है, निम्न क्रिया का निम्न होता है, क्रिया का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? क्रिया का क्रम लिखना था यहाँ पे, क्रिया का निम्न होता है, क्रिया का निम्न नहीं होता, क्रिया का क्रम निम्न होता है। तो यहाँ पे आते हैं, निम्न क्रिया का निम्न क्रम होता है, मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, क्रम होता है ना। तो देखो वहाँ ब्रेक कराना क्या था, है ना, जरूरी था। तो अब समझने वाली बात क्या है, देखो सुनते हैं। हाँ, तो फिर देखो क्या रहता है, SN2 में Rx की क्रिया का क्रम होता है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा? मैथिल। उसका ठीक उल्टा होता है, फिर क्या आएगा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अब देखो लास्ट में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको डिफरेंस लिखना है कि SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या है, कम से कम 5 डिफरेंस लिखने हैं आपको, 5 डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है दोनों SN1 और SN2 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो देखने के बाद आपको SN1 SN2 रिएक्शन समझ में आई होगी। और इससे पहले मैंने बेसिक बातें बताई थी, कार्बोकैटायन या स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होता है। यहाँ से स्टार्ट करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
है ना। फिर मैंने बताया था कि रिएक्शन प्रतिस्थापन ऐसे होता है, उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि SN1 और SN2। सबसे पहले हमने हेडिंग लगाई थी SN1, है ना। तो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया था, तो 2 स्टेप में हुई थी। तो आपको 5 डिफरेंस लिखने हैं। एंड में मैं लास्ट में वीडियो में छोड़ के जा रहा हूँ आपको। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, दोनों रिएक्शन को अच्छे से वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो देखने के बाद 5 अंतर है ना, डिफरेंस अंतर आपको लिखने हैं। तो SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अब देखो SN1 SN2 इतना टफ लगता था, बहुत टफ रिएक्शन है, इतना टफ नहीं है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि SN1 SN2 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। 2 से 3 बार आप वीडियो देखिएगा।